नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में ज्योग्राफी का एक प्रश्न लिया है। प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारतीय मानसून सबसे जटिल भूभौतिकी घटनाओं में से एक बना हुआ है। इस कथन के आलोक में भारतीय मानसून के आरंभ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर प्रश्न को देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में भारतीय मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करनी है। भारतीय मानसून एक जटिल परिघटना है। इसको अगर पढ़ाने पे आ जाऊँगा मैं तो कई घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए एनसीईआरटी से मैंने कुछ सांकेतिक नोट्स लिए हैं। उनको देखकर समझा जा सकता है कि इस प्रश्न के कंटेंट में क्या होना चाहिए। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है भूगोल की, उसमें जो जलवायु वाला चैप्टर है उससे मैंने इस इमेज को लिया है। इसमें मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4-5 बातें लिखी हुई हैं। अगर उन्हीं को इलैबोरेट कर देंगे उससे इस उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। लिखा है पहला, शुरुआत से पढ़ लेते हैं। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला लिखा है, अखंड में स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। जल एवं स्थल के जो तापन की प्रक्रिया होती है वह विभेदी होती है। स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। मई जून का महीना जब आता है तब भारत के स्थलीय भाग में गर्मी होती है और स्थलीय भाग में तापमान अधिक होने की वजह से स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम होता है। और इसके विपरीत भारत के जो स्थलीय भाग है उसके दक्षिण में हिंद महासागर का जलीय भाग है। तो जलीय भाग पर तुलनात्मक रूप से तापमान कम होता है और तापमान कम होने के चलते उच्च वायुदाब होता है। ऐसी परिस्थिति में मई जून के महीने में जब गर्मी अपने चरम पर होती है तब हिंद महासागर से या हिंद महासागर के उच्च वायुदाब क्षेत्र से पवनें भारत के स्थलीय भाग की ओर चलने लगती हैं। तो एक तो कारण ये हो गया, इसे ही भारतीय मानसून का एक मुख्य सिद्धांत माना जाता है। उसके अलावा लिखा है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का मतलब होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं और ये एक निम्न दाब का गर्त होता है। तो आईटीसीजेड भारत के संदर्भ में देखें तो गर्मी के दिनों में भारत के स्थलीय भाग में उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है और ये एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है और इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से पवनें चलने लगती हैं। तो मानसून की उत्पत्ति का दूसरा कारण आईटीसीजेड हो गया। तीसरा लिखा है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। मेडागास्कर के पास में उच्च दाब होने से पवनें हिंद महासागर के उच्च दाब क्षेत्र से और स्थलीय भाग के निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं और विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियोलिस बल के कारण विक्षेपित होके उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में हो जाती है। तो एक ये भी कारण हो गया। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। इस उच्च वायु दाब के चलते वहां पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन प्रतिचक्रवातीय दशाओं के चलते ही उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का
विकास होता है और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जठधारा से हिंद महासागर के ऊपर जो उच्च दाब होता है वह और प्रबल हो जाता है। तो हिंद महासागर के उस उच्च दाब से भारतीय स्थलीय भाग की ओर जो निम्न दाब का क्षेत्र है उसकी ओर पवनें चलने लगती हैं। एक ये भी कारण है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु के हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में जट धाराओं का जो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में जट धाराओं का प्रभाव होता है उससे क्षोभ मंडल में या उच्च स्तरीय भाग में चक्रवातीय दशाएं विकसित हो जाती हैं गर्मी के दिनों में। तो वे चक्रवातीय दशाएं उच्च स्तरीय चक्रवातीय दशाएं भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो निम्न दाब होता है उसे और प्रबल कर देती हैं। उस निम्न दाब के प्रबल हो जाने से हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से पवनें उस निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं और यही दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जटधाराओं का प्रभाव, इस पूर्वी जटधारा के चलते दो इसके प्रभाव नजर आते हैं। इसके चलते जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उस हिंद महासागर के क्षेत्र में उच्च दाब अधिक प्रबल हो जाता है। एक तो ये प्रभाव हो गया, दूसरा इस उष्णकटिबंधीय पूर्वी जटधारा के साथ में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी भारत में प्रवेश कर जाते हैं जिनसे वर्षा की तीव्रता आवृत्ति आदि प्रभावित होती है। इन्हीं सारी बातों को अगर इलेबोरेट करके लिख देंगे तो इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी और एक दो डायग्राम बना देंगे उससे वैल्यू एडिशन हो जाएगा, बात ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगी। एक बात आप लोगों को यहाँ पर मैं बताए देना चाहता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी से मैंने ये सारे पॉइंट्स लिए हैं, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है उसमें दिए गए हैं। अभी मार्च 2023 में एनसीईआरटी ने सिलेबस को चेंज किया है एनसीईआरटी की बुक्स का। तो मैंने देखा है कि कई चैप्टर्स से डेटा कम कर दिया गया है या कुछ चैप्टर्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो मार्च 2023 के बाद नई एनसीईआरटी आप लोग जो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उसमें ये सारे पॉइंट्स ना दिए हों। तो इसके लिए आपको मार्च 2023 से जो पहले वाली एनसीईआरटी है वह डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसे संस्कृत आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। और इस चैप्टर का नाम है जलवायु और ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी है भूगोल की। इसके अलावा कक्षा 11 की एनसीईआरटी जो है भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से, उसमें भी जलवायु से संबंधित चैप्टर दिया गया है, उसमें भी मानसून की उत्पत्ति को समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है इस प्रश्न के उत्तर में। मानसून एक ऐसी आवर्ती पवन है। आवर्ती पवन है, ठीक बात है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जब गर्मी के दिन होते हैं तो हिंद महासागर से भारत के स्थलीय भाग की ओर, और जब शीत ऋतु आती है तो भारत के स्थलीय भाग से हिंद महासागर की ओर या जलीय भाग की ओर पवनें चलती हैं। तो मानसून एक ऐसी आवर्ती पवन है जिसकी दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के साथ होता है। सही बात लिखी है ये। जल एवं स्थल की सतह के विभिन्न ऊष्मन या तापन के कारण मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। ये बात भी सही है, इसलिए इन्हें स्थल एवं सागर समीर का बृहद रूप माना जाता है। ये बात भी सही है। भूमिका के लिए ये जो शब्द लिखे गए हैं ये शब्द ठीक लिखे गए हैं, भूमिका के लिए इतनी बातें पर्याप्त हैं। अब आगे इसको लिखना है भारतीय मानसून के आरंभ की प्रक्रिया या भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाना है। अब देखते हैं इसने आगे क्या लिखा है। ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत की उच्च भूमि पर गर्म वायु के आरोहण से क्षोभ सीमा के समीप तापीय जनित प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न होने से उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। ये बात सही है। इस जेट स्ट्रीम के कारण दक्षिणी हिंद महासागर के मेडागास्कर के समीप वायु का अवरोहण होने से, अवरोहण का मतलब है कि वायु के अवतलन से, नीचे उतरने से,
अवरोहण होने से उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं, फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं, तब कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये बात भी सही है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु के समय जून से सितंबर के मध्य वर्षा होती है। ठीक बात लिखी है। यहाँ पर मानसून से संबंधित दो बातों को लिख दिया गया है। तिब्बत के ऊष्मन से उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है और उस उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से जो मेडागास्कर का क्षेत्र है उसके आसपास या हिंद महासागर का जो दक्षिणी भाग है उसमें उच्च वायुदाब का विकास होता है और उससे पवनें भारतीय स्थल भाग की ओर चलने लगती हैं और यही दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो यहाँ पर दो कारण तो लिख दिए गए या दो बातें तो लिख दी गई। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर से टकराने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाती है। बढ़ जाती है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। बात तो सही है, लेकिन इसे आईटीसीजेड के बारे में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में, या ग्रीष्म ऋतु में भारत के स्थलीय भाग के गर्म होने से निम्न दाब की स्थितियां, या शीत ऋतु में भारत के स्थलीय भाग में तापमान कम होने से उच्च दाब की परिस्थितियां, और इसके विपरीत जो जलीय भाग है, हिंद महासागर का भाग है, उसमें विपरीत स्थितियों का होना, उनकी भी तो बात लिखनी चाहिए थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैप में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, विशेष रूप से इस वाले भाग में। आगे क्या लिखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा में पहली उपशाखा, दूसरी उपशाखा, तीसरी उपशाखा। पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से, ढाल जब लिखा जाता है उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। टकराकर वर्षा करती है। दूसरी उपशाखा नर्मदा तापी नदी घाटी से होते हुए। तीसरी उपशाखा गुजरात के तटीय मैदान से होते हुए। बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में लिखा है, पहली उपशाखा, दूसरी उपशाखा। इन दो शाखाओं से पूरे भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, जो भारतीय कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाओं के बारे में तो प्रश्न ही नहीं पूछा गया था। प्रश्न को एक बार दोबारा देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय मानसून सबसे जटिल भूभौतिकी घटनाओं में से एक है। ये स्टेटमेंट दिया है। आगे लिखा है, इस कथन के आलोक में भारतीय मानसून के आरंभ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भारतीय मानसून के आरंभ की प्रक्रिया के बारे में लिखना था या भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में लिखना था। कहीं भी ये नहीं पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी उपशाखाएं हैं, जबकि इस बच्चे ने सेकंड हाफ में उत्तर के दूसरे भाग में मानसून की शाखाओं के बारे में विस्तार से लिख दिया है, और जबकि मानसून की प्रक्रिया के बारे में केवल दो बातें लिखी हैं। तिब्बत की उच्च भूमि पर गर्म वायु के आरोहण से जो प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं, और दूसरा उस जेट स्ट्रीम के कारण दक्षिणी हिंद महासागर के मेडागास्कर के निकट उच्च दाब की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बाकी आईटीसीजेड के बारे में या ग्रीष्म ऋतु में
और शीत ऋतु में जो उच्च दाब की या निम्न दाब की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं स्थलीय और जलीय भाग पे, उनके बारे में, या जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में तो लिखा ही नहीं है, केवल 2 बातें लिख दी हैं। ये जो लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये प्रश्न में पूछा ही नहीं गया था। ये सारे वर्ड्स अननेसेसरी हैं। इनके लिए तो कोई मार्क्स बनता ही नहीं है। कंटेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया होता है वह काफ़ी संक्षिप्त होता है। इसे किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, जैसे स्टॉलर की बुक से पढ़ेंगे, सविंद्र सिंह की बुक से पढ़ेंगे, डीएस लाल की बुक से पढ़ेंगे, तो इसे काफ़ी डिटेल में समझाया गया है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये मानसून। तो इसको लिखने के लिए आपको ये 4-5 पॉइंट तो डिटेल में लिखने ही पड़ेंगे। स्थल तथा जल का विभेदी तापन, आईटीसीजेड, या उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं के चलते जो ऊपरी क्षोभ सीमा के निकट या उच्च स्तरीय जो चक्रवात बनते हैं जिनसे उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब अधिक प्रबल हो जाता है, उसकी बात। तो ये सारी बातें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। मेरे हिसाब से ये उत्तर इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें केवल 2 बातें लिखी हैं और वे 2 बातें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, पृथक नहीं है। उसके अलावा इसमें कोई ठोस बात नहीं लिखी है। मैं पेजेस को फिर से दिखाता हूं आपको। पहला पेज ये हो गया। दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज ये है। ये तो पूरा पेज अननेसेसरी है, जिसमें मानसून की शाखाओं के बारे में लिखा गया है। तो मानसून की शाखाओं के बारे में तो पूछा ही नहीं गया था। और यहां के बाद से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर से टकराने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। प्रश्न का उत्तर यहां से लेके और केवल यहां तक लिखा गया है। ये लाइनें निष्कर्ष के रूप में कंक्लूड करते समय, उत्तर को कंक्लूड करते समय, समराइज करते समय लिखी जा सकती थी, लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न में मानसून की उत्पत्ति के बारे में ही पूछा गया था, जिसमें केवल 2 बातें लिखी गई हैं, कोई मुख्य बात नहीं लिखी गई है। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। ये प्रश्न 250 वर्ड्स में और 15 नंबर के लिए लिखा जाना चाहिए था। मानसून की जो भूमिका लिखी है वो तो ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, मैं 1.5 नंबर इसमें दूंगा। यहाँ पर मानसून की आरंभ की प्रक्रिया या मानसून की उत्पत्ति के लिए 2 बातें लिखी गई हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित। 2 नंबर दिए जा सकते हैं। मैप में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब यहाँ के बाद, यहाँ पर अगर हम इसे निष्कर्ष मान लें और 1 नंबर दे दें, तो इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये तो अननेसेसरी है। प्रश्न में जब पूछा ही नहीं गया है तो इसके लिए मार्क्स कहाँ से दिए जाएंगे? तो इस बच्चों को मिलते हैं 4.5 मार्क्स।
और इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि प्रश्न की मांग को पहले समझे। प्रश्न में जो पूछा गया है, उसको पहले ठीक से समझे और प्रश्न में जो उत्तर लिखा जा रहा है, तो उसकी व्याख्या करते समय जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो कंप्लीट व्याख्या लिखनी चाहिए। जैसे इसकी जो सबसे सामान्य व्याख्या जो लिखी जा सकती है, उसमें मुख्य बातों में जो स्थल और जल का विभेदी तापन है, ऋतुओं के अनुसार, उस बात को ज़रूर लिखा जाना चाहिए था। आईटीसीजेड का सूर्य के उत्तरायण होने के साथ या दक्षिणायन होने के साथ जो शिफ्ट होता है, स्थानांतरित होता है, उस बात को ज़रूर लिखा जाना चाहिए था। या जो उत्तर-पश्चिमी भाग में जेट स्ट्रीम के चलते जो निम्न दाब की स्थिति अधिक प्रबल हो जाती है, उसको अवश्य लिखा जाना चाहिए। तो उन 3 मुख्य बातों को इस बच्चे ने अपने उत्तर में छोड़ दिया है। इसलिए ये उत्तर इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। तो इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि पहले प्रश्न की मांग को समझे, उसके अनुसार पूरे कंप्लीट उत्तर लिखे, अधूरा विश्लेषण ना करे। और दूसरी इसे सलाह दी जाती है कि प्रश्न में जो पूछा गया है, केवल वही लिखे। प्रश्न में जो नहीं पूछा गया है, आप चाहे कितना भी अच्छा लिख के चले आएँ, एग्ज़ामिनर उसके लिए मार्क्स नहीं देगा। जैसे इस प्रश्न में ही 3 पेजेस में इस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ इसके बाद उत्पत्ति की व्याख्या जो कर रहा था ये बच्चा, उत्पत्ति की व्याख्या जो लिख रहा था, वो यहाँ पर समाप्त हो गई थी और इसको मैं निष्कर्ष के रूप में मान लेता हूँ। इसके बाद इस बच्चे ने जो भी लिखा है ये सब अननेसेसरी है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ऐसा लिखने से या ऐसा करने से केवल टाइम खराब होता है, बाकी इससे कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। और इसके साथ इस बच्चे को 15 में से 4.5 अंक दिए जाते हैं और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।